आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, बायोलॉजी का जो चैप्टर हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसकी जो टॉपिक थी, अंतिम जो थी टॉपिक वो रह गई थी। आइए उसे हम लोग देखते हैं, उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपका फॉर्म आ गई है, फॉर्म आपने फिलअप कर लिया होगा या कर रहा होगा, बहुत समय आपके पास है ना। लेकिन हाँ, हम लोग को अब जो पूरी तरीके से अपना ध्यान जो केंद्रित करनी है, अपने पढ़ाई के प्रति करनी है, तो आइए हम लोग इसे प्रारंभ करते हैं उस टॉपिक को जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में कहेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, आइए इसे हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। पाचन तंत्र जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्लास हो रखी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि पाचन तंत्र जो हम लोग पढ़ेंगे या देखेंगे उसमें दो चीजों के रूप में हम लोग देखते हैं। इसे किस प्रकार से देखते हैं सर? पहला देखते हैं आहार नाल। क्या देखेंगे हम लोग? आहार नाल देखेंगे नहीं, हम लोगों ने इस पर बात कर लिया, अर्थात देख लिया। तो मैं रिवीजन एक बार करवा देता हूं। आहार नाल और दूसरा क्या था सर? दूसरा था पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि था सर। और आहार नाल और पाचन ग्रंथि जो थी, एक चीज ध्यान देंगे जरा सा कि आहार नाल की मैंने सूचियां आपको बताई थी और पाचन ग्रंथि की भी बताई थी, और दोनों को बारीकी से हम लोग को पढ़नी थी। दोनों क्या करनी थी? हम लोग को बारीकी से पढ़नी थी, अर्थात दोनों के बारे में मैंने बता दिया था, दोनों का क्या कार्य है ये मैंने बता दिया था, दोनों की क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें जो हमारी अंग में निर्माण होती है, अर्थात हमारे अंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं या अपने शरीर की जो एनर्जी चीजें होती है, एनर्जी जो बनाती है हमारे शरीर में, कुल मिला के बात है हमारे शरीर जो पूरी दिन एनर्जेटिक रहती है, पहली चीज है। या कोई भी कार्य में हमारे शरीर द्वारा जो भाग लिया जाता है, या जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, हाथ मेरी हिल रही है, बोल रहा हूं, कुछ सोच पा रहा हूं, ये सब के पीछे जो है, सब के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। अगर अच्छे से ये भोजन अंदर तक ना लेकर जाए, अर्थात आहार नाल सही ना रहे, तो दिक्कत हो जाएगी। अर्थात जब भोजन जाएगी नहीं तो अंदर जो है ना कार्बोहाइड्रेट बन पाएगा, ना वसा बन पाएगी, ना फैट बन पाएगा, ना कोई अन्य चीजें बन पाएगी, है ना। तो जब नहीं बन पाएगी तो एनर्जी होगी नहीं, एनर्जी नहीं होगी तो हमारे कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता, ना मेरा हाथ भी नहीं हिलेगा। कभी एग्जांपल देख रहे होंगे आप लोग, किसी दिन फास्टिंग कर रहते हैं, किसी पर्व या त्योहार में, तो क्या होता है हम लोग का कि अगर पूरी दिन फास्टिंग है तो नॉर्मली शुरुआत है तो ठीक है, अंत तक जाते जाते हमारा हाथ भी हिलना बंद हो जाता है, जब चलते भी है तो एकदम अच्छे से चल नहीं पाते हम लोग। किसी बात भी करते हैं, जैसे मैं जितना एनर्जेटिक होकर मैं अभी बात कर रहा हूँ, एकदम सुस्त हो जाएंगे आप। आंख अगर जरा भूखे 2 से 3 दिन रह गए, जैसे कि हम लोग के यहाँ एक पर्व होती है, हम लोग के यहाँ पर्व एक होती है माता दुर्गा का एक पर्व होती है, जो दशमी, महादशमी बोलते हैं उसको। तो कई लोग इसमें 8 दिन तक, 8वीं तक, अष्टमी तक भूखे रहते हैं। जब वो भूखे रहते हैं तो उसके आंख भी नहीं खुलती है, खुलती भी अगर है तो दिखाई उसको देती नहीं है। अर्थात हमारे शरीर के अंग कोई भी कार्य में भाग ले सकता नहीं है विदाउट डाइजेस्टिव सिस्टम आर वेल। जब तक सही नहीं रहेगी तब तक हम लोग इसे कुछ भी चीजों में अपने शरीर के अंग को भाग में नहीं ला सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था आहार नाल। आहार नाल को जो मैंने बताया था, किस प्रकार से बताया था सर? आहार जो प्रारंभ होती है कहाँ से होती है सर? मुख गुहा से। मुख गुहा मैंने बताया था। और दूसरा उसके बाद मैंने बताया था आपको क्या सर? ग्रास नली। क्या बताया था? ग्रास नली बताया था। फिर बताया था मैंने आमाशय, जहां पर जाकर भोजन जो है शांत रहेगा एकदम अच्छे से, है ना। और चौथा सबसे बड़ी चीजें जो होती है, जहां पर पचने का सबसे बड़ी भाग जो होती है, इसे हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? छोटी आंत बोलते हैं। लिखेंगे छोटी आंत लिखेंगे। और पचमा होगी बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत जाता है, जो छोटी छोटी चीजें बच जाती है उसे निकाल ली जाती है। और छठा होगी गुदा। गुदा क्या होती है सर? मैंने आपको बताया था, गुदा जो ये सारे भोजन पचते हुए अंतिम तक जाती है, और ये क्या होते हैं? मल के रूप में, अर्थात लेटरिन के रूप में हम लोग के गुदा के सहारे बाहर आ जाती है। क्या चीज? जो भी हम लोग भोजन अपने मुख गुहा के अंदर डालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। ये क्या है? एक प्रक्रिया है। आहार नाल एक नली है, भोजन को जो है ना मुख गुहा में डाले, और यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मुख गुहा के बाद कहाँ? ये ग्रास नली यहाँ पर आ गई। ग्रास नली के बाद ये आमाशय। ये आमाशय जो आपका पेट जो दिख रहा है, ये गुहा जो दिख रही है, पेट, पूरा पेट जो दिख रहा है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे आमाशय। क्या कहेंगे इसे? आमाशय कहेंगे। नहीं, इसे उदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदर। जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबोदर, अर्थात गणेश, भगवान गणेश का पेट भी तो बड़ा है। तो उदर मतलब पेट, अर्थात आंत, छोटी आमाशय जहाँ पर भोजन जमा रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी? छोटी आंत में भोजन जाएगी, वो पचाते जाएगी, पचाते पचाते जब
धीरे धीरे पच जाएगी, तब जाके बड़ी आंत लेगी, बड़ी आंत भी पचाएगी और धीरे धीरे जाकर गुदा के जाकर जगह जमा कर देगी। जमा जैसे ही होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसे गंदगी के रूप में, लेट्रिन के रूप में बाहर कर देते हैं अपने भोजन को जो हम लोग खाते हैं। एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया से एनर्जी को खींच के बाहर निकालना, कार्बोहाइड्रेट को खींच के निकालना बाहर, और वसा को निकालना, प्रोटीन को निकालना और खनिज को निकालना, जल को निकालना और भी अन्य चीजों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जिसका कार्य होता है, उसे हम लोग बोलते हैं पाचन ग्रंथि, जो हर जगह पाता है। सपोज मुख हुआ जहाँ पर, वहाँ पे पाया जाएगा, ग्रास नली के पास पाया जाएगा, आमाशय के एकदम आसपास पाया जाएगा, छोटी आंत के आसपास, बड़ी आंत के गुदा के आसपास, सब जगह आसपास पाया जाता है। आइए पाचन ग्रंथि क्या क्या है, आइए इसे भी हम लोग देखेंगे बारीकी से। तो पाचन ग्रंथि मैंने बताया था, पढ़ाओ क्या होता है, लार ग्रंथि। मुख से जो मुंह में होता है, लार जो बनता है, लार हम लोग जानते हैं, हम बताए थे आपको, लार जो होता है लगभग 1.5 लीटर हमारे जो है ना पूरे दिन में हमारे मुंह में बनता है, 1.5 लीटर। अरे जो बिस्लरी का डब्बा रखेंगे पूरा डब्बा भर जाएगा, लेकिन ये बारीकी से बनता है, धीरे धीरे बनता है, ठीक है। आइए लार ग्रंथि, और दूसरा क्या होगा सर, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। और तीसरा क्या होगा सर, तीसरा होगा लीवर होगा, पित्ताशय भी कह सकते हैं हम लोग, या पित्ताशय, ठीक है। और चौथा क्या होगा सर, अग्नाशय, 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 क्या होगा सर, अग्नाशय होगी, है ना। और पचमा जो होगा आत, आत ग्रंथि, ठीक है। इतने से की बात है। पूछ दिया जाता है एग्जाम में, सर कैसे पूछता है, तो एग्जाम से कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आहार नाल का एक भाग है। ये ऑप्शन 3, एक यहाँ से आंसर उठा दिया जाएगा, तो कोई एक बोला ऑप्शन मारिएगा, फिर बोलेगा इनमें से तीनों। अगर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पाचन ग्रंथि है, तीन को कोई यहाँ से उठा लिया, कोई यहाँ से दे दिया, तो बोल दिएगा सर लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ये ग्रंथि देगा तो ग्रंथि समझ जाएगा, नहीं देगा ये लार दे देगा, जठर दे देगा, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सारा कुछ ऐसे चूज करके निकालनी होगी। खैर जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है मैं क्वेश्चन लेके आता ही हूँ, आऊंगा ही, है ना, ये चीज। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसका थोड़ा फिगर से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, है ना। चलिए आइए आइए सर समझते हैं, हम लोग समझते हैं किस प्रकार से। ऐसे देखिए, ये हमारा, ये यहाँ पर मुंह है हमारा, है ना, मुख है, ये अंदर गई, और ये बड़ा जो लंबा ऐसा बनाया क्या है मेरा, ग्रास नली, क्या है ये, ग्रास नली बनाया। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा सर, भोजन आमाशय में जाएगा, कहाँ जाएगा, आमाशय। तो आमाशय ये बनाते हैं हम लोग, आमाशय ये है। जब आमाशय में गई, आमाशय के बाद कहाँ आएगी, छोटी आंत, तो यहाँ से छोटी आंत में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है सर, छोटी आंत में बदल जाती है, छोटी आंत में बदल गई। और जैसे छोटी आंत होती, जानती है क्या करता है ये छोटी आंत यहाँ से ही बड़ी बड़ी रूपों में ले लेता है, इसे बड़ी बड़ी रूपों में ले लेगा। किस प्रकार से सर, देखिएगा ऐसे, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है सर, ये बड़ी आंत है, क्या है ये, बड़ी आंत है। लेकिन ये जो बड़ी आंत है, जानते हैं क्या करता है ये अंत में जाकर ऐसे ऐसे ऐसे, और इस जगह जो है ये गुदा सारे क्या करती है, गंदगी को बाहर कर देती है। इसका नाम एक बार देख लिया क्या सर, हाँ बिल्कुल नाम देख लिया जाए। ये नाम देखते हैं, कुछ ना कुछ नाम देख ली जाए। ये जो आपको दिख रही है इसे बोलेंगे मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। ये वाला जो दिख रहे हैं ये है आपकी ग्रास नली, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलेंगे आमाशय, ठीक है सर। और ये जो छोटा वाला देख रहे हैं ये आपका क्या है, छोटी आंत है, छोटा नहीं देखन में छोटा लगे, सॉरी लिखन में या फिर पढ़ावन में, अर्थात जब हम बता रहे हैं आपको छोटी है आंत, भले ही मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन काफी लंबी है, क्या ये काफी लंबी है, काफी बड़ी है, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या है सर, बड़ी आंत, बड़ी आंत है सर। और ये वाला जो गुदा है ये तो सिंपल चीजें हैं, ठीक है सर, इतनी सी की बात है। और बाकी लाल ग्रंथि क्या है सर, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, अंत ग्रंथि क्या है सर, इस पर बात हम लोग करेंगे, मैंने किया भी है। जाके क्लास देखेंगे, पहले वाले क्लास में 12 किस मैंने हर चीज के बारे में बता दिया। लाल अर्थात हमारे मुंह में बनता है, ये भोजन को जो खाते हैं, भोजन के साथ साथ भोजन के साथ साथ काफी गंदगियां भी अंदर जाते हैं, काफी जीवाणु बीटाणु जो है ना अंदर जाना होता है, लेकिन उसको मारेगा कौन, उसे मारेगा लार ग्रंथि। कौन मारेगा, लार ग्रंथि। और अच्छी अच्छी भोजन से प्रोटीन्स वगैरह को निकाल के संचित करेगा कौन, लार ग्रंथि। उसके बाद जाएगा जठर ग्रंथि, लीवर। और ये वाला जो कार्य, इसका कोई कार्य ही नहीं है, अर्थात ग्रास नली का कोई कार्य नहीं, नहीं इसका कोई कार्य है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या थी सर, मुख गुहा, क्या थी सर, मुख गुहा। तो आइए मुख गुहा को पहले देखने का प्रयास करते हैं और प्रयत्न करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा को देखते हैं।
तो मुख गुहा में क्या देखना है सर? तो मुख गुहा में सबसे पहली जो ग्रंथि थी जिसका नाम था लार ग्रंथि, तो उसे देखते हैं। नहीं, मुख गुहा में सबसे पहले क्या पाई जाएगी सर? हम लोग जानते हैं दो जोड़ी लार ग्रंथि, दो जोड़ी लार ग्रंथि है ना पाई जाती है। दो जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और सर क्या चाहिए होता है इसमें? और जो पाया जाता है वो हो जानते हैं क्या बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं सर कि एक चीज ध्यान रखिए, जो लार होता है कितना होता है सर? मैंने अभी बताया था जस्ट कि 1.5 लीटर पर डे। और सर और ये दो जो लार ग्रंथि पाई जाती है तो कौन कौन सा ग्रंथि है, इसी ध्यान देंगे। तो एक चीज याद रखेंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पहला। दूसरा क्या है सर? दूसरा का नाम है टायलिन। टायलिन। और तीसरा का नाम क्या है सर? डायस्टेज। ठीक है सर। और चौथा का नाम क्या है सर? न्यूकस। क्या नाम है सर? न्यूकस। ये याद तो रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? याद रखने का पूरा काम करेंगे। और ये जो लाइसोजाइम है, कौन सर? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये जीवाणु को मारता है। लाइसोजाइम क्या करता है? मुंह में जो है जीवाणु सब जो जाता है, सबसे पहले जिसका जो मारने का या उसका अंत करने का जो कार्य होता है कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। उसके बाद टाइलिन और डायस्टेज दोनों का एक ही कार्य है। क्या कार्य है सर? तो कार्य ये चोकर को पचाता है। चोकर मतलब क्या? मतलब कि जो पचने योग्य नहीं चीजें हैं, जिससे ना कोई एनर्जी भी नहीं मिलने वाला है और वो पचने योग्य भी नहीं है, उसे पचाने के कार्य कौन करेगा? टाइलिन और डायस्टेज करेगा। अर्थात कभी कभी घर में देखते होंगे जब माता जी लोग रोटी पकाती है तो आटा को जब छानने के, कितना भी आटा पतला जो है ना, कितना भी गेहूं को पतला पिसा के लाइएगा तो आटा जब छाना जाता है माता जी के द्वारा तो उससे देखिएगा ऊपर में चोकर बच जाता है। चोकर मतलब क्या? कि वो चोकर ना चालने से चलाने वाला भी नहीं है और ना ही उसे खाने योग्य भी वो नहीं है। तो क्या करते हैं उसे उसे हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा से घाटा वगैरह बना के गाय वगैरह फिर अन्य चीजों को डालते भी वो बेस्ट हो जाता है। कुल मिला के बात है वही चीज है कि टाइलिन और डाइट जब भोजन में मुंह के अंदर डालेंगे तो वो बेस्ट क्यों हो, है ना। अगर बेस्ट भी होगा तो बेस्ट होने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, अर्थात यहाँ से लेके गुदा तक जाएगी तभी तो बेस्ट हो पाएगी। क्या अंदर से निकाल लेंगे क्या? ऐसा तो संभव नहीं है। तो वो बेस्ट जो होगी या बेस्ट कराएगा, अर्थात जो पचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा सर? टाइलिन और डाइस्टेज दोनों क्या करता है? वो चोकर को बजाता है। क्या करता है? चोकर को, चोकर का पाचन। और ये लाइसोजाइम मैंने क्या बताया सर? लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम करता है जीवाणु नाशी है ये जीवाणु को नाश करता था। जीवाणु नाशी है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइम जीवाणु नाशी है? लाइसोजाइम। दैट्स द ट्रू आंसर। और न्यूकस क्या करता है सर? न्यूकस का काम कुछ है ही नहीं, भोजन को सिर्फ चिपचिपा करता है। कभी देखते हैं कि भोजन को मुंह में लिए, मुंह में लेने के बाद ये आवाज हुआ कि आ हा हा भोजन या तो खराब है या तो कुछ गंदगी चलेगी या फिर कुछ जो है ना कीट वगैरह अंदर चले गई, हाँ तो या नमक बहुत ज्यादा हो गए, तब क्या करता है तो भोजन को बाहर निकालता है। जैसे बाहर निकालेंगे वो चिपचिपा हो जाता है कि नहीं। और उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो भोजन इट मीन्स कि अगर वो मटन वगैरह है तो मुंह में डालेंगे, अन्य चीजें तो उसे फेंक दिया करते हैं, है ना। तो न्यूकस क्या करता है? चिपचिपा करता है। चिप चिपा, भोजन को चिपचिपा करता है। किसको चिपचिपा करता है? भोजन को चिपचिपा करता है। ठीक है सर, ये न्यूकस का कार्य है। तो ये चीज याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। मुख गुहा में, मुख गुहा में जो पहली चीजें थी अर्थात मुख गुहा, वो चीज आप लोगों ने देख लिया। और मुख गुहा के बाद मैंने क्या बताया था? मुख गुहा के बाद मुख गुहा, मुख गुहा में बहुत चीजें भी है, दांत वगैरह इस पर पढ़ेंगे। वो अन्य मतलब किसी चैप्टर में अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। जो चीजें थी महत्वपूर्ण, वो चीजों को हम लोग यहाँ देखते जा रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण क्या टॉपिक को देखते जा रहे हैं। जो अन्य टॉपिक है जी के बारे में, दांत के बारे में, है ना, उस पर नाक की नोच, ये सब कुछ के बारे में रिलेटेड है चैप्टर। अब आपका सिलेबस की चीजें हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? भी मुख गुहा तो देख लिए, मुख गुहा के बाद क्या बात करेंगे? फिर ग्रास नली। तो ग्रास नली का बात कीजिए। दूसरा क्या है सर? दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली। ग्रास नली। तो ग्रास नली का क्या कार्य है सर? ग्रास नली का कोई कार्य है ही नहीं। अरे ग्रास नली का अन्य कोई कार्य नहीं है, अर्थात ग्रास नली के अंदर कोई भी एंजाइम पाया जाता नहीं है। अर्थात ये ग्रास नली का सिर्फ कार्य है कि भोजन को ऊपर से लेकर धकेल के अंदर तक पहुंचाना, और कुछ न काम नहीं है। तो यू लिख सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछा भी इसके बारे में नहीं है, लेकिन हाँ यू हम ऐसे भी अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसका क्या कार्य है सर? ये भोजन को ढकेलता है। क्या लिखेंगे? भोजन को ढकेलने हेतु
ढकने हेतु ग्रास नली को प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। और अन्य कोई कार्य इसका ग्रास नली का है नहीं। जब अन्य कोई कार्य ग्रास नली का नहीं है सर, तो आगे की चीजें अब देखा जाए, बिल्कुल आगे की चीजें देखा जाए, तो आगे की जो देखेंगे वो क्या होगा सर, तो वो जो है वो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे स्टोमैच। स्टोमैच मतलब क्या होता है सर, आमाशय। क्या देखे थे, आमाशय, जहाँ पर भोजन रहेगा, भोजन एकत्रित रहेगा, जो वहां से छोटी आंत तक भेजेगा, फिर बड़ी आंत तक भेजेगा, फिर गोदा तक भेजेगा। तो क्या देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर जो है आमाशय। आमाशय का इंग्लिश होता है स्टोमैच। स्टोमैच देखेंगे। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे स्टोमैच। चलिए स्टोमैच को देखते हैं। तो स्टोमैच का चीजें को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। स्टोमैच क्या करता है, भोजन को जानते हैं अंदर में रखता है, लेकिन कितना, 4 घंटा तक भोजन को अंदर पेट के अंदर, मतलब कि आमाशय तक रखता है भोजन को। तो भोजन को आमाशय 4 घंटे तक एकत्रित करके जमा रखता है और धीरे धीरे पचने के लिए आगे भेजते रखता है। पहला कार्य इसका यही है और मुख्य कार्य यही है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आमाशय का भाग 3 को, आपके कई बार पूछा है कि आमाशय का के गो भाग, आमाशय को कितने भागों में भोजन को आमाशय कितने भागों में भोजन की प्रक्रियाओं को अंतिम चरण तक पहुंचाता है, तो बोलेंगे 3। कितना, 3। सबसे पहला और महत्वपूर्ण होता है HCl। यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया कि शरीर के कौन से अंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, अर्थात HCl पाया जाता है, तो बोलेंगे आमाशय। कहाँ पे, आमाशय। आमाशय कहाँ पे, आमाशय। यही वजह है कि भोजन जैसे हम लोग अंदर लेकर जाते हैं, और अगर भोजन क्या हो गई, चूंकि ये तो क्रिया छोटी सी की बात है, मुंह गुआ के बाद हम लोग भोजन को ऐसे अंदर डालते हैं, अंदर जैसे डालेंगे तो गैस नली के सहायता आमाशय तक पहुंचेगा। आमाशय पहुंचेगा तो आमाशय का 3 भाग, पहला भाग जो है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वहां तक पहुंचेगा। पहुंचने के बाद अगर हम लोग को कभी उल्टी वगैरह अगर आ जाती है, तो क्या होता है, उल्टी जो मुंह में कभी आया होगा तो आप लोग देखे होंगे क्या होती है, वो खट्टा लगता है। तो खट्टा किसके वजह से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के वजह से। सिंपल। चलिए और एक बात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो, तो अम्ल को याद कीजिए, दूध में कभी अगर हम लोग क्या करते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, नींबू भी अम्ल है, तो क्या होता है, दूध फट जाती है। नहीं, वही वजह होता है, कभी बच्चा अगर मतलब ले बच्चा, इट मीन क्या, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का बच्चा अगर रहता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कोई माता अगर उसकी माता उसे अगर दूध पिलाती है, फीड करती है, तो पिलाने के उपरांत क्या होता है, वो बच्चे कई बार उल्टियां करते रहता है। मतलब कि कभी भोजन लिया अच्छे से, अगर लेट नहीं पाया तो मुंह के बल से भोजन बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर निकला, दूध तुरंत पिया है, उसके तुरंत बाद वो भोजन अगर बाहर आता है तो वो दही के रूप में आता है। क्या वजह है सर, वजह वही है कि भोजन हम लोग मुख हुआ के बाद वो बच्चा क्या करता है, डाइट क्या करता है, गैस नली के सहायता अंदर डालता है। अंदर जैसे ही गया, अर्थात कहाँ गया, आमाशय गया, तो आमाशय का 3 को भाग, पहला भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्ल क्या करता है, तुरंत दूध को फटा देता है। फटाने के बाद क्या करता है, दही बनाता है। तुरंत बच्चा क्या करता है, उल्टी किया तो बाहर निकल जाता है, तो दही के रूप में बाहर निकलता है, और वो भी क्या होता है कि खट्टा होता है। वजह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, आइए इसका फिगर बना के दिखाते हैं आपको, फिगर बना के दिखाते हैं। ऐसे रहता है फिगर इसका, ऐसे फिगर रहेगा, और ये 3 भाग में विभक्त रहेगा। कितना भाग में सर, ये 3 भाग में विभक्त रहेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे ऊपर वाले भाग क्या मैंने बताया कि आज हो दैट्स नॉट फेयर। यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ रहेगा HCl, क्या रहेगा यहाँ, HCl रहेगा। उसके बाद इस जो बीच में रहता है, ये रहता है कांटा नुमा में गिरा रहता है, ऐसे कांटा रहता है, ऐसे ऐसे बड़ा रहता है, हम मेरा छोटा बन गया। यहाँ इसको बोलते हैं रूबी। क्या बोलते हैं, रूबी। रूबी का मतलब जानते हैं क्या है कि HCl भोजन अपने बाद यहीं पे भेजेगा। यहाँ भोजन क्या करता है कि भोजन के सब भाग को अलग करता है, कि किसमें प्रोटीन है उसको अलग करो, प्रोटीन खींच के रखो, और कार्बोहाइड्रेट किसमें उसको बाहर करो, कार्बोहाइड्रेट रखेगा, या बसा किसमें उसको अलग करो। जैसे हम लोग मान लें दही खा ली ज्यादा, मतलब कि घी खा ली ज्यादा, तो घी ज्यादा खाने से बाद लोग मोटा हो जाता है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि उसमें रहता है बसा, तो बसा को या अन्य चीजों को अलग करने का काम करता है, ये करता है, ठीक है। अब देखिए बात क्या होता है, कभी हम लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग है, भूखे रह गए, भूखे रहने को जितना भूखे रखे ना, बोलेगा कि सर पेट में गर रहा है,
तो गड़ता क्यों है सर? ये रूबी के कारण। रूबी ये कांटा नुमा, ये कांटा क्या करता है, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, तो जब जब हिलेगा पेट जो हमारा, ये दोनों सटेगा, जब कितना जितना बार एक दूसरे से सटेगा तो ये कहाँ जाकर सटेगा, तो हमारे पेट के अंदर जहाँ भाग रहा है इसमें इसमें जाकर जैसे चिपकेगा तो उतना बार गरेगा, इसलिए गरने लगता है। भोजन जब हम लोग नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, तो क्या करता है वो गरने लगता है, काफी ज्यादा गरता है नहीं। तो ये सारा कुछ किसके वजह से होता है? रूबी की वजह से होता है। ठीक है सर, किसके वजह से? रूबी की वजह। इसको बोलते हैं कार्डिएट। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिएक। क्या ये? कार्डिएक। और इसका कोई कार्य है ही नहीं। ठीक है सर। और इसको ना पाइलोरिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। ठीक है। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें जानते क्या करता है? ये दही या पेप्सिन बनाने का कार्य करता है। पेप्सिन, पेप्सिन मतलब क्या? कोई भी चीजों को जैसे HCl आया तो ये तो पहले खट्टा कोई चीज हो जाएगा उसे, या दही के पूर्ण रूप से दही बनाने के लिए कार्य करता है, मतलब कि पचाने का जो मुख्य कार्य होता है, पचाने के बाद उसे व्यवस्थित करने का जो कार्य करता है, कौन करता है? ये करता है प्लायोजी करता है। ठीक है। और कोई बात नहीं है। पाइलोरिक करता है, कौन करता है? पाइलोरिक करता है। छोटी सी की बात है, आइए हम इसे यहाँ लिख दे क्या? लिखते हैं। लेकिन जो हम लिखने वाले हैं अब यहाँ सबका सब महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए ध्यान दीजिए, तो परेशान कुछ लिख समझाने का प्रयास करने दीजिए हमको। अब साफ साफ लगेगा। और इसे बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक। अब यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पहला मैंने क्या बताया, ये पूरा पूरा कार्डियक कहलाएगा। आई एम सॉरी, ये पूरा पूरा कार्डियक कहलाएगा, लेकिन ये जो निचला वाला भाग है ये क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा पाइलोरिक। पाइलोरिक कहलाएगा। ठीक है। आप समझिए बात को जो हम बताना चाह रहे हैं। तो पहला क्या हो, ऊपर में आया अच्छी, इस सब का सब कहलाएगा कार्डियक। क्या कहलाएगा? पहले कार्डियक हम समझिए क्या है। कार्डियक, कार्डियक को समझिए क्या है। तो कार्डियक जानते हैं क्या है सर? क्या है कार्डियक? कार्डियक ऊपरी भाग है। ये क्या है? एक ऊपरी भाग है नहीं। इसी में क्या होता है सर? इसी में होता है HCl का निर्माण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या होता है? निर्माण होता है नहीं। और यही काम करता है, भोजन को तोड़ता है, ये भोजन को तोड़ता है। ठीक है सर। इतनी सी की बात कौन करता है? कार्डियक करता है। कार्डियक क्या है सर? ये ऊपरी भाग। क्या है? ऊपरी भाग है। उसके बाद देखेंगे हम लोग फंडिक। क्या देखेंगे? फंडिक देखेंगे। तब देखिए, ये पहला क्या? कार्डियक। और दूसरा क्या देखने वाले हम लोग? दूसरा देखने वाले हैं फंडिक। फंडिक क्या है वो समझिए। फंडिक के बारे में समझिए। फंडिक क्या है सर? ये कांटा नुमा, ये फंडिक है, ये वाला इसी को रूबी जो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फंडिक। क्या लिखेंगे? कांटा नुमा रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी या रूबी, रूजी या रूबी। कांटा नुमा क्या है? ये रूजी है। और ये क्या कार्य करता है मैंने आपको बताया? भोजन को रोक, किसी भी भोजन को रोक कर रखता है, कोई कार्य नहीं है इसका। भोजन को रोक कर रखता है। ठीक है। और भूख लगने पर चूहता है। भूख लगने पर चुभता है। ठीक है सर। इतनी सी की बात है। इसके किसका है सर? फंडिक। किसका है सर? फंडिक का। अब एक और बच गया। क्या बच गया सर? एक और बच गया सबसे निचला, पाइलोरिक। इसका कोई कार्य है नहीं, तो मतलब थोड़ा सा कार्य है। पाइलोरिक ये क्या है सर? तो समझिए, ये जठर रस का निर्माण करता है। जठर रस का निर्माण करता है। इससे जो सब कुछ अलग होगा, हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो अलग होगी, कहाँ से से होगी नहीं। इसको बोलते हैं रेनिन। क्या है ये सर? रेनिन बोलेंगे इसको, है ना। और इधर बनेगा पेप्सिन। क्या बनेगा? ये नहीं, पेप्सिन बनेगा। जो बनता है किसे सर? पेप्टोन से। किससे बनता है? पेप्टोन से। और ये दही, रेनिन मतलब दही से। अब बात को समझिए, जब क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे ना, समक्ष लाएंगे ना, तो सब कुछ अच्छे से बारीकी से माइंड में धस जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है मैंने ये बताने का प्रयास किया है आपको, है ना। चलिए आगे चले, क्या चलते हैं आगे, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं।
अब क्या समझना है सर? आप देखिए हम लोग जो कल पढ़ रहे थे सूक्ष्म अणु और बृहद अणु, तो बृहद अणु में क्या आया था सर? बृहद अणु में मतलब शरीर में बहुत कुछ लगनी होती है, अर्थात जो भोजन हम लोग करते हैं क्यों करते हैं सर? ताकि प्रोटीन का निर्माण हो सके, कार्बोहाइड्रेट का हो सके, वसा का हो सके, है ना, ये सारी चीजों के लिए। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 2 भाग में होता है, मतलब जो शरीर में ऊर्जा मिलती है 2 भाग में मिलती है। पहला क्या है सर? पहला मैंने ये चीज बताया था, याद कीजिए जरा सा, कि पानी, क्या सर? पानी, और अच्छे समझ ही लीजिए जो मैंने बताया था आपको, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन, ध्यान देंगे। तो मैंने आपको जब पाचन बता रहा था तो पाचन में क्या बताया था मैंने? तो पाचन में मैंने ये बताया था आपको कि पाचन किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था आपको जटिल से किसमें बदलना, सरल में किसी पदार्थ को अगर बदल रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो सर? वो पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाचन। तो सर ये भी बताया था मैंने कि जल हो और विटामिन हो और खनिज हो, है ना, ये सब का पाचन होता नहीं है, पाचन नहीं होता है। पाचन तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पेट के अंदर तो लेकर जाते हैं सर। जब लेके जाते हैं तो इसे जानते हैं किसमें रखते हैं? ये रखते हैं ये सूक्ष्म अणु में। किसे रखते हैं इसमें? सूक्ष्म अणु इसी को कहते हैं। किसे सर? जल को, विटामिन को, खनिज को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सूक्ष्म अणु। ठीक है सर। जो भोजन में, ऐसा नहीं इसका कार्य नहीं है, पाचन तो नहीं होता है, लेकिन बिना पानी का शरीर का कोई कार्य नहीं होगा, बिना विटामिन का कोई कार्य नहीं होगा, बिना खनिज का भी कोई कार्य होने वाला शरीर में नहीं है, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये सब तो चाहिए ही चाहिए शरीर का, मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात मतलब कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने हेतु जल का, खनिज का और विटामिन की आवश्यकता है, और अन्य चीजों की भी आवश्यकता है जो इसमें हम नहीं लिखे। तो देखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म अणु, जिसका पाचन नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं होता, तो ऑप्शन थी इसमें सूक्ष्म अणु या जल, विटामिन, खनिज, कोई भी ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, इसका और भी कार्य होता है। क्या कार्य होता है सर? अर्थात कि और भी चीजें होती है इसका पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, नहीं, वसा हो गई, मुख्य रूप से यही है। तो ये आपका क्या है सर? इसका पाचन होता है शरीर में, ठीक है। इसे बोलते हैं बृहद अणु। क्या बोलते हैं? बृहद अणु। और सर इसका जल का, विटामिन और खनिज का पाचन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये खुद, अरे पाचन का मतलब क्या है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना। ये लोग पहले ही सरल पदार्थ में है, तो क्यों पाचन होगा? सिंपल बात है, ये नहीं है सरल में तो पाचन होगी इसकी। ऐतिस की बात मैंने बताया था। एक चीज और बताया था मैंने, ओके, क्या हुआ जी? तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। अब क्या दिक्कत है आगे बताने। प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, क्या हुआ सर? देखिए तो, हाँ, प्लीज एरर, चलिए जो भी हो ध्यान दीजिए, समझने से मतलब है। चलिए, और ऐसा देखिए, मैंने एक चीज और बताया था। क्या बताया था हमने? कि पाचन जो है ना, पाचन क्या है सर? तो मैंने बताया था कि पाचन एक PHYSIO साइक्योकेमिकल केमिकल प्रक्रिया है। ये चीज याद रखेंगे, प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि पाचन ये कैसी प्रक्रिया है, तो आंसर याद होना चाहिए कि साइको केमिकल प्रक्रिया है पाचन। अर्थात कि हम आपको बताए थे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि जो चीज पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया और फिर भविष्य में दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में बदल सकते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का अर्थ है जो पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दिया गया, उसे जिंदगी में कभी भी पहली अवस्था में नहीं ला पाएंगे, वो रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल ये भी मैंने बताया था आपको कि भौतिक परिवर्तन में क्या होगा सर? सपोज कि बर्फ है हमारे पास, क्या है सर? बर्फ का गोला है, तो बर्फ को पिघलाकर हम पानी बदल सकते हैं। अर्थात पहले बर्फ थी, बदल के पानी डालिए, और फिर पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ बदल सकते हैं। अर्थात पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में फिर बदल दिए। भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन सर, अब हम लोग क्या किए? भोजन खा लिए, चबा चबा के खा के एकदम पेट के अंदर पचा लिए,
अब क्या उस बचे हुए भोजन को फिर भोजन बना सकते हैं क्या? अगर ऐसा होता तो रोज हम लोग मटन खा चबा के खा लेते, अंदर पचा लेते, फिर बाहर निकालते, चलो बाहर आओ मटन बन जाओ, फिर खाते फिर निकालते। ऐसा संभव है? नहीं है। अर्थात जो हम लोग खाते पीते हैं या पाचन की जो क्रिया होती है वो क्या है सर? वो केमिकल है। और केमिकल अर्थात रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन है सर। ठीक है सर, इतना सा मैंने बताया था। अब चलेंगे आगे, सूक्ष्म अणु जो मैंने अभी बताया उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? सूक्ष्म अणु। सूक्ष्म अणु क्या क्या है सर? तो मैंने बताया था, याद कीजिए सूक्ष्म अणु क्या क्या है। तो सूक्ष्म अणु में मैंने बताया था कि विटामिन है सर। क्या है? विटामिन है। तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और क्या है सर? और है। क्या है और बताइए तो। और विटामिन के बाद मैंने बताया था आपको कि और भी है। विटामिन के बाद जल भी है, और भी है, जैसे खनिज भी है। क्या है? खनिज भी है। क्या है? खनिज। ये मुख्य है तो और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आएगा। तो ये क्या देखे हम लोगों ने? विटामिन, जल, खनिज। चलिए विटामिन के बारे में देखिए बारीकी से। अब यहाँ से लिखना हम प्रारंभ करते हैं विटामिन के बारे में। कि विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने। याद रखिएगा। ठीक है, कि विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है सर। और देखना, याद करना है आपको कि इसके अनुसार था, फंक के अनुसार लिख देते यहीं पे कि फंक के अनुसार भोजन में मौजूद कुछ ऐसे तत्व जिसमें एमिनी का मतलब NH2, मतलब शुद्ध से क्या होता है? NH2 ग्रुप पाया जाता है। ग्रुप पाया जाता। हाँ, ये चीज याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगी चीजें। मतलब हम बार बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अरे पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। चलिए, और याद क्या रखना है सर? इसमें याद रखना है कि विटामिन ब्लड हार्मोन पल्स, अर्थात क्या होता है सर? नस, है ना, के निर्माण में भाग लेता है। और याद रखना है, और ये जानते हैं ये जो विटामिन है, ये विटामिन हमको एनर्जी, ऊर्जा नहीं देता। ठीक है, लिख देंगे विटामिन शरीर को ना ही ऊर्जा देता है और ना ही शरीर के निर्माण में भाग लेता है। शरीर के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है सर। और एक चीज और देख लेंगे कि कुछ विटामिन का निर्माण सहजीवी जीवाणु द्वारा बड़ी आंत में होता है। इतना सा याद रखना है। ठीक है। और विटामिन जो होता है शरीर में महीनों भर तक जो है संचित रहता है, जमा रहता है। ये चीज याद रखनी है। ठीक है सर, ये सारी चीजों को बात को याद रखनी है सर। और जल के बारे में तो सचित हम लोग चर्चा करना ही वाले हैं, और खनिज के बारे में भी चर्चा बारीकी से करेंगे। कर ही ले, ओके, कर ही लिया जाता है, कर ही लेते हैं। इसे हम क्लियर कर रहे हैं नहीं। प्लीज डू स्क्रीन शॉट। ओके,
विटामिन जब देख ही लिया तो इसे क्लियर ही कर दें। हाँ, अब देखनी है हम लोगों को जल के बारे में और खनिज के बारे में। जल और खनिज अच्छे से लिख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर जल। चलिए जल के बारे में समझिए कुछ चीजों को। क्या समझना है सर कि जल जो हमारे शरीर में है वो कितना है सर? जल जो है हमारे शरीर में वो लगभग जो है 75% है। नहीं तो लिखेंगे ऐसे ही, एग्जाम में देखिए कैसे पूछा गया तो वैसे याद रखेंगे 17 से 75%, ऐसे सिर्फ 75% लगभग में याद रखेंगे तो हो सकता है दुविधा आ जाए, तो ऐसे याद रखेंगे कि 17 से 75% लगभग, ऐसा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और ये करता क्या है सर, क्या कार्य है इसका जल का? तो जल का कार्य भोजन को पचाने हेतु होता है। तो किसके लिए होता है सर? भोजन को पचाने के लिए जल का कार्य होता है। और साथ में क्या होता है सर? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने हेतु जल की आवश्यकता होती है। और सर और एक चीज है कि जल के बिना ऊर्जा का निर्माण संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है सर, बस इतना से याद रखनी है जल के बारे में। अब सर आइए अब बात करते हैं किसके बारे में सर? अब बात करेंगे खनिज के बारे में। खनिज के बारे में करना है बात हम लोग को। चलिए खनिज के बारे में समझिए थोड़ा सा। क्या समझिए खनिज के बारे में, ये चीज ध्यान दे। तो खनिज जो होता है, खनिज मतलब क्या? लोहा, आयरन वगैरह जो हमारे शरीर में है वो सब चीजों के बारे में देखनी है। नहीं, और सिर्फ लोहा आयरन ही नहीं है, कैल्शियम है, पोटासियम है ना, ये सब का सब हमारे शरीर में है। तो याद रखेंगे वो चीज लिखेंगे कि लिखेंगे शरीर के महत्व शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण नहीं इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा सर? खनिज के द्वारा। इसके द्वारा ही होता है। जैसे कि शरीर में जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के शरीर में निर्माण हो रहा है किसका सर? ब्लड का। तो बिना खनिज की सहायता से ब्लड का निर्माण संभव नहीं है। बोन मतलब हड्डी का, तो हड्डी का भी निर्माण इसकी सहायता से नहीं होगा सर। टिथ मतलब दांत का भी निर्माण विदाउट खनिज का संभव ही नहीं है सर, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत कुछ है ना, जैसे हार्मोन्स भी देख सकते हैं। नहीं तो हार्मोन्स का निर्माण इसकी सहायता से ही होगा। नहीं, और विटामिन का भी, ये सब का सब सही है। और शरीर में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है ये याद रखेंगे। तो शरीर में सबसे पहले लोहा तो पाया ही जाता है, नहीं लेकिन समझिए बारीकी से हम लोग याद रख दिए कि कैल्शियम है ना, और पोटासियम, एन सोडियम लिख देंगे, पी फास्फोरस एल लिख देंगे, है ना। तो इसी प्रकार से सबका सब पाया जाता है। ठीक है, और बस इतना खनिज के लिए आपके लिए पर्याप्त एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो लोहा लिखिए थे। चलिए ये सब का सब चीजें हैं। तो ये सब जो चीजें रह गई तो उसे भी मैंने बता दिया आपको। देखिए अब ऐसा नहीं कि चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर में अब अन्य चीजें भी बची, जैसे दांत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। दांत बहुत महत्वपूर्ण है आपका, है ना। और बोन अर्थात हड्डी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे, और जो महत्वपूर्ण चीजें होगी वो पढ़ाएंगे। अर्थात एक क्लास और ज्यादा नहीं लेने वाले हैं, तो एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर का। अर्थात इस चैप्टर का नाम क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। वो समाप्त हो जाएगी, एक क्लास और होगी। इसका मतलब एक क्लास के बाद जो है क्या करेंगे कि एक क्लास जो आपकी रहेगी वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की सूचियां रहेगी, और जो पूछी जा सकती है एग्जाम में वो प्रश्नों की सूचियां हम लेकर आने वाले हैं। तो क्लास निरंतर बनाए रखेंगे, पढ़ते रहेंगे अपना। मैंने बार बार बोला है कि हम लोग आपको रास्ता ही दिखा पाएंगे और बाकी शेष
शेष चीज़ें आप पर निर्भर करेगा, आप पे, अर्थात कि आप जो है क्वेश्चन बैंक अर्थात जो है अपने पास एक बुक रखे, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर रखे, पर डे सेट प्रैक्टिस करे। नहीं तो पर डे अगर सेट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मुझे भरोसा है आप पर। ठीक है, बाकी से चीज़ें तो आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करते रहता हूँ, कोई दुविधा कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो तो मैसेज के थ्रू से आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको जो है दी गई है, ऑफिस नंबर 9122137666, ये मेरा नंबर था। और जो है हाँ, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के है, बाकी आप कॉल भी कर सकते हैं, बड़ी चीज़ें नहीं है। आशा करते हैं इस क्लास से आप संतुष्ट हो पाए होंगे और आपका फॉर्म आ गया, जल्दी से फिलअप कर देंगे। बाकी से चीज़ें तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैं दीपक अभी आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।